नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हमने भारत के संविधान का विकास पढ़ लिया था पूरा। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो पूरा घटनाक्रम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे चरणों में हम गुजरे, तब हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने हमारे लिए एक अच्छा सा भारतीय संविधान तैयार करके दिया जो आज तक चल रहा है, जिसके आधार पर पूरा हमारा शासन प्रशासन चलता है। तो उस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो पहला हम एक घटना देखते हैं कि जो भारत के एक बड़े राजनेता थे गांधी जी। तो गांधी जी ने एक बार कहा, अनौपचारिक रूप से सही, एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने बोला, सन 1922 की घटना है। उन्होंने बोला कि भारतीयों के भाग्य का निर्माण भारतीय करेंगे, क्योंकि उस समय एक दौर में चल रहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा, भारत की संविधान सभा करेगी यानी कि भारत के लोग करेंगे या ब्रिटेन सरकार करेगी। तो उन्होंने एक अनौपचारिक रूप से अपने भाषण में कहा कि भारतीयों के भाग्य का निर्माण भारतीय स्वयं करेंगे। तो यहां से हमें दिखाई देता है कि भारतीय संविधान की अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन पहली बार मांग उठती है तो गांधी जी के द्वारा उठती है। सन 1922 की घटना है। अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग। तो यहां से हमें दिखाई देता है कि अनौपचारिक रूप से सही, पहली बार संविधान सभा की मांग उठी। उसके बाद हम देखते हैं एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो इस समय क्या घटना घटी। आपने सुना होगा कि साइमन कमीशन में पूरे के पूरे जो सदस्य थे ब्रिटिश थे। इसको किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ा विरोध इसका साइमन कमीशन का पूरे भारत में होता है और इसको काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसका कारण यही था कि क्या था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और भारतीय इसलिए गुस्सा थे कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होना है और उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ी घटना घटित होती है। तो साइमन कमीशन 1927 आता है इस दिशा में प्रयास के लिए कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। तो ये भी यहां से असफल हो जाता है। उसके बाद में जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल जी ने एक बात कही थी कि भारतीय कभी भी अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। ये जो बात थी हम भारतीयों ने अपने ईगो पे ले ली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने देश के संविधान, अपने देश को चलाने के लिए अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। तो तत्कालीन समय में जो भारत के बड़े राजनेता थे उन्होंने सलाह मशवरा करी और एक बात उठ के आई कांग्रेस में कि एक ऐसा संविधान तैयार करते हैं जो सर्वसम्मति से तैयार किया जाए और भारत के लिए हो। तो वहां से एक नाम आता है नेहरू रिपोर्ट का 1928। उसके अंदर हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। तो नेहरू रिपोर्ट, तो सबसे पहले इसका प्रयास किया गया कि भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण का प्रयास किया गया, वो नेहरू रिपोर्ट थी। यहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बन चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी और सबसे पहले किसने भारत का संविधान बनाने का प्रयास किया था। तो नेहरू रिपोर्ट थी 1928। ये आपको याद रखना है और इसके प्रावधान भी याद रखना है, यहां से प्रावधान पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई, उन्होंने एक सर्वसम्मति से एक तैयार करने का प्रयास किया भारत के संविधान को। इसमें शामिल किया गया कि एक विशेष बात है जो हम प्रावधान है वो लिखते हैं, ओनली विशेष बातें लिखेंगे इसमें। तो पहला इन्होंने बोला कि भारत जो है डोमिनियन होगा। भारत कैसा होगा, डोमिनियन स्टेट होगा। दूसरी बात कहते हैं कि नागरिकों के लिए मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकार होंगे।
नागरिकों के लिए मूल अधिकार होंगे। ऐसा करके तैयार करते हैं और पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, एक रिपोर्ट पेश करते हैं। तो इसके जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, और इसके सदस्यों में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो इनके सुपुत्र थे। तो यहां से क्या होता है, जो ये पहला प्रावधान था कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा, इस पर जवाहरलाल नेहरू की जो गहरी विरोध जताया उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत का है, भारत जो है पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, डोमिनियन नहीं चाहिए। तो इनके जो बेटे थे, सुपुत्र थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, पहला। दूसरा विरोध इसके लिए और भी किया अन्य पार्टियों ने कि उनका सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं किया गया, सबकी मांगे इसमें शामिल नहीं की गई। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो यहां से फेल हो जाती है, और जो हमारे संविधान के निर्माण का जो प्रयास किया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, वो भी हमारा प्रयास विफल हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां से हम चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कैसे क्या व्यवस्था बने। तो आपने नाम सुना होगा एम.एन. रॉय का, मोनवेंद्र नाथ रॉय। तो इन्होंने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की सन 1934 में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की, तो एम.एन. रॉय ने की। ठीक है। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कब की है ये, 1934, सन 1934। ठीक है। तो एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की 1934 में, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने संविधान सभा का अब तक भी निर्माण नहीं किया। फिर इस मांग को 1935 में कांग्रेस ने भी दोहराया। कांग्रेस पार्टी तत्कालीन समय पर जो थी, तो 1935 में एक अपने अधिवेशन में इनको दोबारा दोहराया कि ब्रिटेन संविधान सभा का निर्माण करे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अनौपचारिक रूप से अपने भाषण में फिर से कहा कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों द्वारा बनी हो। तो ये भी 1938 तक भी ये प्रयास किया गया, जो सफल नहीं हुआ। फिर एक घटना घटती है वैश्विक स्तर पर। आपको याद हो कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है 1939 में, और ब्रिटेन जो है उसमें शामिल हो जाता है मित्र राष्ट्रों की ओर से। तो होता यह है कि ब्रिटेन को संसाधन की जरूरत थी, सेना की जरूरत थी, तो उसको भारत का साथ चाहिए था। इस वजह से उसने आनन फानन में आके 1940 में भारतीयों की जो मांग थी संविधान सभा के निर्माण की, वो स्वीकार कर ली। ठीक है। तो यहां से एक बात और निकल के आती है कि 1940 की बात ये सन 1940 में, इसको अगस्त प्रस्ताव भी बोला जाता है क्योंकि ये मांग अगस्त में स्वीकार की। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो इसमें क्या हुआ था, भारतीयों की जो मांग थी संविधान सभा के निर्माण की, स्वीकार कर ली। भारतीयों की जो संविधान सभा के निर्माण की मांग चल रही थी, तो 1940 में मजबूरी में आके ब्रिटेन सरकार ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण के लिए जो एक संविधान सभा बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी। यहां से एक मांग स्वीकार कर ली जाती है 1940। ठीक है। 1940 के बाद में घटना घटित होती है 1942 में, जब क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन 1942 में जब भारत आता है, तो इसमें क्या स्थिति होती है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष जो थे स्टेफन क्रिप्स थे। ठीक है ना, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया है क्रिप्स मिशन। तो ये 1942 में भारत आता है क्रिप्स मिशन।
तो क्रिप्स मिशन भारत आता है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इसको आपको याद रखना है। इन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो पृथक संविधान सभा का निर्माण की जो बात चल रही थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जो मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी कि हमें एक पृथक संविधान सभा चाहिए, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, यहां से पृथक संविधान सभा आपको नहीं मिलेगी, आपको क्या हो, एक ही संविधान सभा मिलेगी जो पूरे भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इस बात पर क्या होता है, मुस्लिम लीग खफा हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र बने और हमारे अलग संविधान बने, उसके लिए एक अलग संविधान सभा हो। तो यहां से उसके मंसूबे जब पूरे नहीं होते हैं तो जो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो भी हो जाता है असफल। तो 1942 में ये होता है वो भी असफल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में आपको यहां याद रखना है 1928 के बाद में जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन में भी ये प्रयास किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होना है, भारतीयों के लिए क्या क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वैसा एक संविधान बनाकर ब्रिटेन सरकार के द्वारा दे दिया जाए। लेकिन उनका जो गोलमेज सम्मेलन था वो भी पूर्णतः असफल हो जाता है। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन से आपको एक दो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पूछता है, एक पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी आपको याद रखना है कि उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एक आपको याद रखना है कि कांग्रेस कब शामिल हुई, तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थे और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो एक ही बार कांग्रेस शामिल हुई। तो आपको याद रखना है ये 2 फैक्ट गोलमेज सम्मेलन से। यहां से हम आगे बढ़े जब क्रिप्स मिशन 1942 में, तो यहाँ के जो प्रावधान थे वो भी लागू नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम 1942 क्रिप्स मिशन हो जाता है, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम 1945 में। 1945 में क्या होता है, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है तत्कालीन वायसराय के द्वारा। तो इसमें प्रयास ये किया जाता है कि दोनों की सहमति बनाकर एक व्यवस्था की जाए ताकि भारत का जो शासन भी अच्छे से चल सके और साथ में संविधान निर्माण का भी कार्य पूरा हो सके। तो 1945 में एक शिमला सम्मेलन बुलाया गया। तो 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया गया, तो इसमें दोनों लोगों को बुलाया गया कि आप में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो कांग्रेस के ओर से जो अध्यक्ष थे उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मौलाना कलाम आजाद। तो यहाँ पर मौलाना कलाम जो थे यहाँ पर अध्यक्ष थे, और अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। तो इसमें इन लोगों को बुलाया गया। अच्छा, इसमें क्या व्यवस्था की गई कि जो भारत का शासन प्रशासन चलाना है इसके लिए एक कैबिनेट बनाई जाएगी, एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल में आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बराबर सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि आप तब तक क्या करते हैं, एक मंत्रिमंडल बना लेते हैं कि जो भारत के शासन का संचालन करेगा और इसमें हिंदू और मुस्लिम, यानी कि हिंदू मुस्लिम नहीं कहना ठीक रहेगा, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्यों को बराबर सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई। बात अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ गई कि केवल मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं वो कौन भेजेगा, मुस्लिम लीग भेजेगी, क्योंकि उनका मानना यह था कि मुस्लिमों का सही प्रतिनिधित्व वही करते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, कांग्रेस के अंदर भी आप देखेंगे तो मुस्लिम राजनेताओं की संख्या बहुत अधिक थी और उस समय पर तो तत्कालीन जो मुस्लिम अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो वो इस बात पर अड़ गए कि ऐसा नहीं है कि आप ही केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, कांग्रेस के अंदर सभी धर्मों का
बराबर प्रतिनिधित्व है, यानी कि समान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हम सभी धर्मों के लोगों को कैबिनेट में शामिल करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे किसी भी अन्य धर्म का हो। तो इस बात पे, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई, तो उस समय भी क्या हुआ, जो शिमला सम्मेलन होता है वो फेल हो जाता है। तो शिमला सम्मेलन भी यहां से जब फेल हो जाता है, तो यहां पर भी आपको व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है कि हमारे संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे की स्थिति। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1940 में, जो हमारे भारत के संविधान का आधार है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसने संविधान को तैयार किया। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1940। कैबिनेट मिशन 1940, तो कैबिनेट मिशन 1940 में आता है। इसमें जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसके 3 मेंबरों को, 3 सदस्यों को भेजाया गया था कि आप भारत में जाएं और संविधान निर्माण की या संविधान सभा के निर्माण की राह तैयार करें। तो इसमें ये लोग आते हैं, इसमें शामिल होते हैं एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोगों का आपको नाम याद रखना है, ये शामिल होते हैं कैबिनेट मिशन 1940 में। ठीक है ना, तो कैबिनेट मिशन 1940 आता है और इसमें क्या प्रावधान किया गया है इसमें देखते हैं। इन्होंने बोला, पहला है कि एक संविधान सभा बनेगी। इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा मिलेगी, यानी कि ना तो 2 अलग राष्ट्र बनेंगे, ना ही 2 संविधान सभा बनेगी, बल्कि एक और एक संविधान सभा मिलेगी। पूरा भारत एक होगा, एक संविधान सभा बनेगी जिसके लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो एक पहला प्रावधान आता है जो चोट पहुंचाता है मुस्लिम लीग को, क्योंकि उनका मन था कि एक अलग राष्ट्र बन जाए, हमारे लिए एक संविधान सभा मिले। तो इन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया कि लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा बनाएंगे जो पूरे भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। दूसरी बात यहां से आती है कि भारत जो है एक संघ बनेगा। अब जहां पे संघ बनता है तो वहां पे क्या होता है, राज्य होते हैं, क्योंकि राज्य मिलकर ही एक संघ बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भारत एक संघ होगा और उसके ज्यादा कार्य नहीं होंगे। उसका कार्य होगा रक्षा व्यवस्था को संभालना, वित्त व्यवस्था को संभालना, संचार व्यवस्था को संभालना। ये कुछ प्रमुख 2-4 काम थे उसको दिए गए। बाकी जो कार्य थे राज्य अपने आप करेंगे, वो स्वतंत्र होंगे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो यहाँ से जो 2 महत्वपूर्ण बातें करी गई, एक तो एक संविधान सभा बनेगी, यानी कि इसमें 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है यहाँ से सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि कोई 2 राष्ट्र नहीं बनेंगे। और एक भारत को संघ शासित क्षेत्र बनाने की बात की गई, मतलब एक संघ राज्य बनाने की बात की गई यहाँ से कि भारत एक क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन 1940 में ये मुख्य प्रावधान ये करे गए थे। तो इसके आधार पर आप देखते हैं तो भारत के संविधान सभा का निर्माण होता है। इसके बाद में आप देखते हैं कि एक छोटी सी घटना और हम समझ लेते हैं कि 1940 में जब एक बोला गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा, 20 फरवरी 1940 को घोषणा कर दी गई थी कि भारत को आजाद करने का समय आ गया है और जून 1948 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो आपको ये सोच लेना है कि सत्ता किसके हाथ में संभाली जाए। ठीक है, तो ये यहां से घोषणा हो जाती है और ये व्यवस्था आगे बनती है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है, एक और चीज समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। ठीक है, कौन सी है, 3 जून योजना, इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना, क्योंकि माउंटबेटन उस समय तत्कालीन वायसराय थे। तो 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो इसको मनवाटो योजना भी बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आप देखते हैं कि अंततः 2 राज्यों पर सहमति बन जाती है कि जो भारत और पाकिस्तान अलग अलग राज्य या अलग अलग देश बनेंगे। तो इसलिए 3 जून योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है और मनवाटो योजना भी कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट मन अलग अलग बदल गए।
ठीक है ना। तो 3 जून योजना को याद रखना है। उसके बाद ये होता है फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि भारत क्या होगा, दो डोमिनियन होंगे, भारत पाकिस्तान एक अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, ऐसा करके पूरा उन्होंने बोला। लेकिन जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारा कोई डोमिनियन स्टेट नहीं बनता है, हम पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र बनते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है, ये हमारे लिए दुख की बात है कि भारत के 2 खंड हो जाते हैं। क्या हो जाता है, यहाँ से भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश जरूर बनते हैं। ठीक है, तो हम आगे संविधान का निर्माण की बात कर रहे थे, तो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 के बाद में इसके प्रावधानों के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की राह खुल गई और संविधान सभा के निर्माण हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम आगे चलते हैं। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है महत्वपूर्ण। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है किस योजना के आधार पर या किस मिशन के आधार पर हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कैबिनेट मिशन 1946, इसके आधार पर तो संविधान सभा का हमारा निर्माण हुआ। तो इसके में आगे की बात करते हैं। तो संविधान सभा में क्या हुआ था कि संविधान सभा को जो निर्माण होगा इसमें 2 प्रकार के जो मेंबर होंगे, शामिल होंगे। एक तो ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र शामिल होंगे और एक देसी रियासतों से शामिल होंगे। तो कुछ कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे जो निर्वाचन के द्वारा चुन के आएंगे, और कुछ देसी रियासतों से आएंगे। तो देसी रियासतों में जो राज प्रमुख होंगे, उस समय जो राजा होंगे, वो अपने प्रतिनिधि को इसमें भेजेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। एक यहां से पॉइंट बनता है कि किस रियासत से इसमें प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, तो आपको याद रखना है एक तथ्य, हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसके कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो संविधान सभा, तो इसका जो गठन किसके तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946। तो फिर इसका क्या हुआ, चुनाव की बात होती है कि इसका चुनाव कराया जाए। तो जुलाई अगस्त में 2 महीनों में इसके चुनाव कराए दिए। तो इसका थोड़ा सा फैक्ट हम लिख भी लेते। इसका चुनाव की बात करें तो इसके चुनाव हो गए थे जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हो गए थे। इसमें कुल सदस्य क्या थे उस समय, कुल सदस्य आप देखोगे तो कुल सदस्य इसमें थे 389। अब 389 में थे, कुछ थे ब्रिटिश प्रांत और कुछ थे देसी रियासत। तो कुछ थे कैसे, ब्रिटिश प्रांत और कुछ थे देसी रियासत, देसी रियासत है। ठीक है ना, तो कुछ थे ब्रिटिश प्रांत और कुछ थे देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत थे 296 और देसी रियासतें थी 93। तो इतने थे। तो इसमें जो चुनाव हुआ वो ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्रों के लिए हुआ, 296 के लिए। ये नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था कि इसके प्रतिनिधि सीधे राजा के द्वारा एक चुन के आए थे। इसमें कोई भी चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र में कोई भी चुनाव की व्यवस्था नहीं होती है। तो ब्रिटिश प्रांत से चुन के आते हैं। तो हम देखते हैं जो 296 लोग थे इसमें से चुन के आते हैं। 296 से आप देखोगे तो चुनाव में इसमें क्या होता है, कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिलता है और कांग्रेस पर आते हैं इसमें कितने, कांग्रेस के लोग चुन के आते हैं इसमें 208। और मुस्लिम लीग से आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग से इसमें कितने आ जाते हैं और अन्य से कितने आते हैं, तो अन्य इसमें आ जाते हैं 15। ठीक है ना, तो 296 कुल थे, 208 ये चले जाते हैं और 15 ये, तो कितना बचता है 208 और 15, यानी कि आपका हो जाता है, इधर से आपके बचते हैं कितने 88 और 15 ये निकल गए, यानी कि 3 और 7, यानी कि 73 आप देखेंगे तो यहां से मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते हैं चुन के आते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे 296 जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें कांग्रेस के 208 आते हैं, मुस्लिम लीग से 73 चुन के आते हैं और अन्य के 15। तो यहां से आप देखते हैं कि बड़ा बहुमत कांग्रेस की तरफ आता है 208 का। ठीक है ना, अच्छा इसका चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ था, तो भी आपको पूछ लेता है, तथ्य याद रखना है कि कितनी जनसंख्या पर चुनाव हुआ था। तो प्रत्येक जो है आपका
जो 10,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, मोटा मोटा ये था, ठीक है। तो ये हो जाता है। पर इसके बाद में क्या होता है, इसमें आगे जब देखते हैं तो नवंबर 1940 तक आप आते आते देखते हैं तो ये संविधान सभा बनकर तैयार हो जाती है, नवंबर 1940 में। तो इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को। ये आपको याद रखना है पॉइंट बहुत अच्छे से। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कब होती है, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 में होती है। एक यहां से प्रश्न और पूछा जाता है, एक तो यही पूछा जाएगा, एक